मरने के पहले थोड़ा दूसरे बारे में भी सोचना चाहिए कि ये रेस बेकार की रेस है और इस रेस को बीच में छोड़ना ही उचित है। अपने बेटी की शादी में कपड़े न खरीदना, ये कितना बड़ा प्रेशर रहा होगा, और सेकंड हैंड चीज़ों को गिफ्ट में लेना। तो हमको लगा था कि कुछ ही लोग आएंगे, लेकिन भर भर के लाए लोग। 10 साल से ज़्यादा आपने कोई भी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लिया है। मेरे ख्याल से आप अमीर उस व्यक्ति को कहूँगा मैं जो ये कह सके मुझे अब और नहीं चाहिए। कहते हैं जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए, और धरती की चादर सीमित है। धरती का आकार फिक्स है, धरती के सारे संसाधन सीमित है, हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ सीमित है। यदि कुछ सीमित नहीं है तो हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं। हम हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये अटल सत्य को भूल ही जाते हैं, और जब धरती सीमित है तो हमारी ज़रूरतें भी सीमित ही होना चाहिए। हम हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस अटल सत्य को भूल जाते हैं कि जो भी लेते हैं धरती से लेते हैं, और यदि धरती सीमित है तो ज़रूरतें भी सीमित होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है चेतन सिंह सोलंकी और आपका इस पॉडकास्ट सीमाओं में जीने की खुशी, लिविंग विद इन लिमिट्स में हार्दिक स्वागत है। इस पॉडकास्ट में मैं ऐसे लोगों से मिलाता हूँ जो साधारण भी हैं और असाधारण भी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो धरती की सीमाओं में जीने के सत्य को समझते हैं, न सिर्फ समझते हैं उसको जीते हैं, न सिर्फ जीते हैं उसको फैलाते भी हैं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं बहुत ही असाधारण व्यक्ति है, आपको इनके बारे में बताऊंगा तो आश्चर्य होगा। इनका नाम है डॉक्टर भारत रावत। जी हाँ, ये पूरे देश के बहुत ही मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये हृदय के विशेषज्ञ हैं, परंतु वो हृदय नहीं जिसको हम फिजिकली महसूस कर सकते, परंतु वो हृदय जो भावनाओं को महसूस करता है उसके भी विशेषज्ञ हैं। और इनके बहुत सारी व्यवस्थाओं में इन्होंने जब अपनी बेटी की शादी की तो नए कपड़े नहीं खरीदे, शादी में गिफ्ट जरूर लिए, परंतु सेकंड हैंड आइटम्स लिए, वो भी गिफ्ट कर दिए। इन्होंने एक किताब लिखी हृदय से हृदय तक। ये किताबों को पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो इनको असाधारण बनाता है। और ये धरती सीमित है, इस सत्य को सबसे अच्छे तरीके से जीते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर चेतन सोलंकी। आप इतने सारे काम करते हैं और इतने मशहूर डॉक्टर हैं और इतनी सहजता से करते हैं, कैसे कर लेते हैं? आपके लाइफ का कोई फार्मूला है, कोई फिलॉसफी है जो आपको ये सब करने में मदद करता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत असाधारण बात नहीं है। मेरे ख्याल से शायद प्रत्येक जीवन में ऐसा होता है या होना चाहिए कि जब आप थोड़ा बहुत बाहर की दुनिया की रेस और कंपटीशन में थोड़ा बहुत आप पार्टिसिपेट कर लें तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये रियलाइज़ होता है या होना चाहिए कि ये रेस बेकार की रेस है और इस रेस को बीच में छोड़ना ही उचित है। और मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व मुझे लगता है हम सभी को थोड़ा सा दूसरी तरफ अपना ध्यान लेना चाहिए, ताकि हम अपने से और अपने घर वालों की चिंताओं से थोड़ा सा बाहर निकलें और थोड़ा सा हम विश्व और यूनिवर्स और पृथ्वी के बारे में विचार करें। तो ये जो जिंदगी की रेस में हम सब लोग फंसे पड़े हैं, उससे कभी थोड़ा सा बाहर निकल के सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी, मरने के पहले थोड़ा दूसरे बारों में भी सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई आप बाल्यावस्था में होते हैं, फिर आप गृहस्थ आश्रम में होते हैं, फिर आप वानप्रस्थ में होते हैं। लेकिन हमारा ऐसा लगता है कि अब ये गृहस्थ आश्रम ही बहुत बड़ा हो गया है, हमसे छूट ही नहीं रहा है। और हम अपने गृहस्थ आश्रम को जो घर है उसको हमने अपने 5, 7, 10, 15 लोगों का ही घर समझ लिया है। जबकि हम लोग कहते तो बड़े प्रेम से हैं विश्व कुटुंबकम, पर कहाँ विश्व कुटुंबकम की बात हो रही है। हम तो बिल्कुल अपने एक 4 कमरों के घर को ही अपना घर समझ के बैठे, उसको भी हम छोटा करते जा रहे हैं, बड़ी फैमिली से छोटी फैमिली, ये सब होते जा रहे हैं। आपने इतना साधारण जीव, अपने बेटी की शादी में कपड़े न खरीदना, ये कितना बड़ा प्रेशर रहा होगा, और सेकंड हैंड चीज़ों को गिफ्ट में लेना, मतलब ये विचार कैसे आया? और क्या घर में विरोध हुआ, पत्नी ने विरोध किया, रिश्तेदारों ने विरोध किया? विरोध तो खैर बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि थोड़ा प्रेशर था। सबके घर वालों की इच्छा थी कि कुछ तो आपको लेना चाहिए। तो फिर एक
सामान्य कोट फिर मैंने अपनी मम्मी को मैं मना नहीं कर पाया तो उन्होंने दिया, बाकी मैंने और कुछ कपड़े नहीं लिए। और अपने बच्चों को भी कहा कि अगर तुम्हारे जो भी महंगे शादी के जोड़े वगैरह होते हैं या ज्वेलरीज हैं, इनको आप रेंट कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा काम में नहीं आते वापस। और मुझे खुशी है कि बच्चों ने ये सब बातें मानी। और मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था, न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पासी। उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि तुम इस तरह की बातें करते रहते हो तो व्हाई डोंट यू डिस्कस विद योर चिल्ड्रन कि क्या वो रिसाइकलेबल या रीयूज्ड आइटम्स को गिफ्ट के रूप में लेना पसंद करेंगे। तो आई आस्क्ड माई डॉटर एंड माई सन इन लॉ, और उन्होंने कहा हाँ पापा ये अच्छा आइडिया है। तो फिर हमने अपने उसमें इनविटेशन के मैसेज में ये डाल दिया कि आप लोग आएँ और आशीर्वाद के रूप में घर में पुरानी जो पड़ी हुई चीज़ें हैं जो आप नहीं वापर रहे हो, जो नहीं यूज़ कर रहे हो, वो कपड़े हों, जूते हों, किताबें हों, कुछ और आइटम हो, आप उनको थैले में लेकर आएँ। तो हमको लगा था कि कुछ ही लोग आएंगे, लेकिन भर भर के लाए लोग। अच्छा, क्या हाँ, 3-4 व्हीकल्स आखिरी के अंदर पैक होके गए। और वो एनजीओ का एक काउंटर हमने रिसेप्शन जहाँ पे था उनका स्टेज, उसके पास में एनजीओ का काउंटर रखा। तो लोग बड़े शान से आइए और स्टेज पे आके फ़ोटो भी खिंचाओ, और फिर वो सामान जो है वो आप क्या बात काउंटर पे दे दो। उसके बाद में कई लोगों ने हमको अप्रोच किया कि हम भी अपने बच्चों की शादी में ये करना चाहते हैं, और उस एनजीओ का नंबर दीजिए। और उन्होंने शायद उसको फॉलो किया होगा, पर वो फॉलो दूसरे करें या ना करें, हमारा तो सिर्फ ये था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में ऐसी इकट्ठी कर लेते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, और आप और हम हमारे घर में आवश्यकता के से ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है। पर ये कितनी बड़ी बात है एक बहुत मशहूर डॉक्टर के लिए ऐसा करना कि अच्छा, और लोग भर भर के लेके पुराना सामान भी लेके सामान लेके आए। डॉक्टर सोलंकी मुझे अपने कुछ हेल्पर्स उनके पार्किंग में जहाँ पे वो पार्क कर रहे थे वहाँ रखने पड़े, ताकि उनकी मदद करके वो सामान जो भारी सामान था वो उठाकर अंदर लेके आ पाए, क्योंकि लोग बड़ी बात। और ऐसा भी कि कपड़ों को रेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जब एक जोड़ी कपड़े हम पहनते हैं हमें भूल जाते कि हम सिर्फ कपड़े खरीदते हैं। एक जोड़ी कपड़े को बनाने में लगभग 8 से 10 हज़ार लीटर पानी का पॉल्यूशन होता है, लगभग 10 से 12 किलोग्राम कार्बन एमिशन होता है, 1 से 2 किलोग्राम केमिकल्स लगते हैं, फर्टिलाइजर्स, डाइज लगती हैं। तो आपका कपड़े का खरीदना सिर्फ कपड़े का खरीदना नहीं होता, पॉल्यूशन खरीदना, एयर पॉल्यूशन खरीदना, वाटर पॉल्यूशन खरीदना, सॉइल पॉल्यूशन भी साथ में होता है। पर ये बहुत ही अद्भुत आपने शुरुआत की, और मैं ज़रूर अब मेरी भी 2 बेटियां और उन बेटियों की शादी में ज़रूर फॉलो करूँगा। थैंक यू सो मच। मैंने 2 नियम और बना के रखे, आपको शेयर करना चाहूँगा। मैं हमारी बेटियों की शादी में उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो बिना प्रेस के कपड़े पहन के आएंगे। nice. उसको भी फैशन बनाना है, और जो 1200 सीसी से कम की गाड़ी में आएगा उसी को बुलाएंगे। अच्छा। डॉक्टर साहब, आप एक और मैंने आपके इसमें पढ़ा कि आपने ये तय किया है कि पिछले 10 साल में कोई भी सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं लिया है। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, चाहते हैं तो कई गुना सैलरी हो सकती है, जब दुनिया इसके पीछे पड़ी रहती है कि मेरा इस क्वार्टर में इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं, अगले क्वार्टर में हुआ कि नहीं। आपने तय किया है कि, और वो भी 1-2 साल नहीं, 10 साल से ज़्यादा आपने कोई भी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लिया है। इसके पीछे आपके क्या विचार हैं? मेरा ऐसा मानना है कि हमें सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को और पैसा कितना मिल सकता है। आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी ज़रूरतें क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ फ्री मिलती है आपको। तो जब आप ज़रूरत से अधिक किसी भी चीज़ का संग्रह करें, वो भले ही पैसा क्यों ना हो, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी नींद को, आपके सुकून को, आपके चैन को बर्बाद करेगा ही करेगा। क्योंकि आप लोग समझते नहीं हैं, जिनको लगता है कि ज़्यादा पैसा आने से नींद अच्छी आएगी, ज़्यादा उल्टा होता है। आप मुझे बताएं कि फिर व्यक्ति अमीर कब होता है? मेरे ख्याल से आप अमीर उस व्यक्ति को कहूँगा मैं जो ये कह सके मुझे अब और नहीं चाहिए, जिसे और अभी भी चाहिए, वो अमीर कैसे हुआ? तो हम में से कितने लोग अमीर हो पाते हैं जब आप ये कह पाएँ कि मुझे और नहीं चाहिए? क्योंकि आपको पता है, जब आपको कुछ ज़्यादा घूमने का शौक़ नहीं है, मैं शाम को 6 बजे बाद प्रायः महीने में 1 बार शायद बाहर निकलता हूँ घर से। मैं शादियाँ, पार्टीज, मूवीज़, डिनर्स नहीं अटेंड करता हूँ कहीं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है मेरी कार उस ट्रैफिक में से गुजरे। और अगर आपकी कार मेरे पीछे हॉन्क करे तो मुझे आप पे गुस्सा नहीं आता है, मुझे आत्मग्लानि होती है कि मैं क्यों निकला था बाहर, कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। बिल्कुल।
तो मुझे लगता है कि अगर आपकी ज़रूरत ही नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी को वैसे ही एंजॉय कर रहे हो, तो फिर आप इनका क्या करोगे इस पैसे का? फिर लोग कहते हैं इन्वेस्ट कर दो, कुछ अच्छा काम कर दो। अच्छा काम जिसके पास पैसा है वो करे, अब ये सिरदर्दी मैं क्यों लूँ? तो मुझे नहीं लगता कि आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट एवरीबडी नीड्स टू हैव मोर एंड मोर मनी। मुझे लगता है हर व्यक्ति का ये एक पर्सनल एजेंडा हो सकता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। बिल्कुल। और आपने ये बहुत ही अच्छी नई परिभाषा दे दी। मेरे ख्याल से सभी लोग इसको समझेंगे कि अमीर वो है जो अब कहे कि अब मुझे और नहीं चाहिए। वो व्यक्ति अमीर है। जो जिसको और चाहिए वो तो कहाँ अमीर कहलाएगा। तो इसलिए जो लोग हम सुन रहे हैं, डॉक्टर भारत को सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से अमीर बनने की नई परिभाषा है। और उसके लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं, वैसे भी हमारी धरती सीमित है, तो हमें ज़रूरतों को सीमित ही करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी जो किताब है हृदय से हृदय तक, कितना बढ़िया टाइटल है ना। हम सब वो जो दिखता है उस पर ध्यान जाता है, हमारा हृदय दिखता है। और आजकल मेडिसिन, सॉरी उसका नाम है दिल से दिल तक। दिल से दिल तक, सॉरी। तो एक दिल है जो हमें दिखता है, जो हम मशीनों से देख सकते हैं, उसमें छेद हो जाए तो उसको बंद कर सकते हैं। पर एक दूसरा दिल है जिसमें भावनाएं होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपका वही भाव है कि वो जो दूसरा दिल है, जो भावनाएं जिसमें रहती है, दोनों है उसमें। अच्छा। उसमें बेसिकली ये एक मेरे पिछले 30 वर्षों के दौरान जिन मरीजों का मैंने इलाज किया, उनमें से 52 ट्रू स्टोरीज़ हैं कि उन मरीजों को उनको देखते हुए, उनका इलाज करते हुए मुझसे क्या क्या गलतियां हुई, अच्छा, उनको समझने में या उनके घर वालों को समझने में, और उनसे मैंने जीवन के क्या पाठ सीखे। सो इट्स अ फर्स्ट कन्फेशन बुक बाय अ डॉक्टर। अच्छा, जो भावनात्मक कमियां रही हैं समझने में, कि हम समझते थे व्यक्ति ऐसा है परंतु अच्छा, एग्जैक्टली यही जो आपने कहा। तो 52 कहानियाँ करीब करीब सब उसी के ऊपर आधारित हैं कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई कि मैं उनकी बीमारी को तो समझ पाया लेकिन भावनाओं को नहीं समझ पाया, और फिर मैंने उनसे क्या सबक सीखा जीवन का। क्या बात है। हम सब लोग ऐसे जब बड़े हो जाते हैं तो लगता है कि अब जीवन में सब कुछ पता चल गया है, परंतु जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं पता चलता है कि अच्छा और कुछ सीखना बाकी है, और जीवन भर सीखना चाहिए। मेरे ख्याल से आप ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आपकी एक नई किताब आ रही है जो शीर्षक मेरे ख्याल से कि एक्सेप्ट द डिसीजेस एंड लिव विद द स्माइल। दैट्स राइट। बीमारियों को कैसे कोई व्यक्ति स्वीकार कर सकता है? यहाँ तो थोड़ा सा उंगली दुखने लगती है तो डॉक्टर के पास भागते हैं आजकल। देखिए, एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर नहीं है। अच्छा, है ना। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि पहले तो आप ये स्वीकार करो कि हाँ ऐसा हुआ है, और उसके बाद में जो संभव है उतना करें, लेकिन उससे अंदर से बिल्कुल ही आप अधीर ना हो जाएं, वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा चोट ना पहुंचाए। क्योंकि इवेंचुअली हमें सबको पता होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि हमारी जो जीवन है वो सीमित है। जो मतलब 80 साल, 90 साल, 100, 110, 200 साल का किसी को नहीं देखता हूँ। तो ये तो शरीर है, ये तो धीरे धीरे नष्ट होगा। तो अगर आप अटक के बैठ गए हो कि आप 200 साल ही जियोगे और आपको कुछ नहीं होने वाला है, और जो भी होगा पड़ोस में ही होगा और आपके घर में कुछ नहीं होगा, तो पड़ोसी भी यही सोच रहा है कि जो भी होगा पड़ोस में ही होगा, मेरे घर में नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोचें कि मेरे घर में 100 साल से पहले किसी की मृत्यु ना हो, तो अगर हिंदुस्तान में एवरेज आयु 70 की है, इसका मतलब पड़ोसी तो आपका सभी 40 में मर जाएंगे, तभी ना एवरेज 70 का होगा। ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर आपके घर में भी सडन वो प्रॉब्लम्स होंगी जो आप अखबारों में पढ़ते हैं या दूसरों के बारे में सोचते हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि इस तरह की विपत्तियां आ सकती हैं, और आने पर भी बिना टूटे, बिना धीरज खोए, बिना खूब एक्साइट हुए, जो आपसे संभव है उतना करें और बाकी चीज़ों को स्वीकार करें। क्योंकि नहीं करेंगे तो बहुत फ्यूरिश हो जाएगा और एकदम उसमें और बेचैनी बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। और आप फिर या तो ओवर ट्रीटमेंट कर बैठते हैं, और या फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके जो घर वाले हैं वो आपकी बीमारी से ज़्यादा आपके स्वभाव और आपका रिएक्शन से हताहत हो जाते हैं कि आपके ऊपर उसका कितना असर पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने घर वालों का भी ध्यान रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी दुखी ना हो, तो आपको भी थोड़ा सा उस हिसाब से अपने आप को स्ट्रांग बनाकर रखना चाहिए। हमारे पिताजी नहीं रहे, लेकिन है ना, वो एक ये छोटी सी प्रार्थना हमको सिखाते थे हमेशा। ये 3 चीज़ें ईश्वर से मांगे। सेरेनिटी प्रेयर कहते हैं इसे। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि जिन चीज़ों को मुझे बदलना है मैं बदल सकूं। और दूसरा, हे ईश्वर, मुझे इतनी सहन शक्ति दो कि जिन चीज़ों को मैं नहीं बदल सकता हूँ उन्हें मैं सहज रूप से स्वीकार कर लूँ। और हे ईश्वर, तीसरा, कि मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं ये तय कर सकूं कि किसे बदलूं और किसे स्वीकार करूं। क्या बात।
कितनी ज़बरदस्त बात है। पर मेरे ख्याल से आज जिस तरह से हम आधुनिक जीवन आगे बढ़ता जा रहा है और ये प्रदूषण का प्रभाव हमारे जीवन पे आते जा रहा है, अब बीमारियाँ कम तो नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। और ऐसे समय में जो आपने 1,00,000% की बात कही है कि इलाज तो करना है पर परेशान नहीं होना, क्योंकि उसके जो दूसरे प्रभाव हैं वो उसका भी असर नेगेटिव होता है। डॉक्टर साहब, ये जो पॉडकास्ट का नाम है सीमाओं में जीने की खुशी, ये जब आप सुनते हैं तो मन में क्या भाव आता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे सबसे पहले मन में तो ये भाव आ रहा है कि मैं उसको ना एक सीमा के रूप में नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि मैं किसी सीमा में जीता हूँ। क्योंकि वो सीमा एक थोड़ा सा एक डिसिप्लिन वाला शब्द हो जाता है, और मुझे लगता है ये स्वतः ही होना चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा कि मैं सीमा में मतलब किसी लिमिटेशन में हूँ, लेकिन ये इसका मतलब बहुत गहरा है और ये बहुत एक अच्छा जागरूक करने का एक मंत्र हो सकता है कि हम ये ना सोचें कि हमारे पास असीमित साधन है और इस पृथ्वी की असीमित शक्ति है जो हमारी सारी की सारी जो हमारी डिज़ायर्स हैं उसको फुलफ़िल करे। वो ऐसा संभव नहीं है। पर मुझे लगता है इवेंचुअली आप पृथ्वी के बारे में सोचें और उसके बारे में विचार करें, लेकिन वैसे भी हमको ये जानना चाहिए बिना उसके भी कि अगर आप कि खुशी के खिलौने में ये 5 चीज़ें हों, सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल एंड नेचुरल। मैं वापस कह रहा हूँ एक बार फिर से, हाँ। सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल एंड नेचुरल। तो आप है ना रियल रिच आदमी है, क्योंकि अब आपको कोई लूट नहीं सकता है। क्योंकि मैं बहुत साधारण चीज़ों से खुश हो जाता हूँ। मैं बगीचे में घूम के खुश हो गया, मैं किताब पढ़ के खुश हो गया, मैं आपके जैसे फ्लूट बजा के खुश हो गया, डांस करके खुश हो गए। सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल, नेचुरल। अब कोई कैसे लूटेगा और कैसे परेशान करेगा आपको? लेकिन अगर आपकी खुशी इस चीज़ में है कि यार मुझे तो है ना पेरिस जाकर फलाने होटल में जाके खाना खाना है, तो अब आपको यहाँ से जाने के लिए पहले वीज़ा चाहिए, फिर आपकी फ़्लाइट टाइम पे होनी चाहिए, फिर आपका लगेज ठीक से पहुँच जाना चाहिए, फिर आपको कुछ और दिक्कत नहीं हो, कोई रॉबरी ना हो, ये ना हो, वो ना। अब आप बहुत सारे आपने वो चीज़ें लगा दी हैं कि आप वल्नरेबल उसमें हो। वो भी एंजॉय करो, आपको करना है तो। लेकिन मेरा ये सोचना है कि कभी भी आप कुछ ऐसी बड़ी चीज़ एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ये विचार करना चाहिए कि ये एंजॉयमेंट के बाद क्या आप बेहतर इंसान बने क्या? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो सेलिब्रेशन आप करना चाह रहे हो अपनी एनिवर्सरी पे या अपने बच्चे की बर्थडे पे, वही सेलिब्रेशन उसी बच्चे के बच्चों के आगे के जीवन को ख़राब कर रहा हो। सही बात। तो आपको पता ही नहीं है कि आपने अपने बच्चे की 5वीं बर्थडे पे ऐसा बड़ा पार्टी दिया और उसी के बच्चे और उसी के पोते, उसी बच्चे के पोते आगे जाके इसी पार्टी की वजह से अपना जीवन को ख़राब होते हुए देखेंगे। तो ये बड़े मतलब सिंपल सी सोचने की बात है। मतलब डॉक्टर भारत, आपने बहुत ही अद्भुत चीज़ कह दी। मैं इसको जब आप बोल रहे थे तो मेरे मन में विचार आ रहा था, ये तो इंश्योरेंस है बहुत हाई लेवल का। हाँ। है ना, जैसे कि वो इजराइल का आयरन डोम है, ये तो आयरन डोम है मनुष्य का। यदि कोई व्यक्ति इस 5 चाबी को अपना ले जीवन में, तो वो तो वैसे ही सुरक्षित हो गया। तो अब ना वो वल्नरेबल नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब आप मुझे लूट नहीं सकते हो। मेरे खुशियों के खिलौने सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल और नेचुरल हैं। अब आप है ना मुझे आसानी से परेशान नहीं कर सकते। और अच्छा, व्यक्ति जीवन में काम ही दौड़भाग इसलिए करता है कि वो सुरक्षित हो जाए, आगे के लिए कमा ले, उसकी हेल्थ सुरक्षित हो जाए, इंश्योरेंस मिल जाए। बाहर की दुनिया आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी, नहीं कर सकती। आपको खुद को ही करना है। मैंने बचपन में सुना था, वो नहीं रहे, बाल कवि बैरागी जी ने एक जगह कवि सम्मेलन में कहा, मैं रोता नहीं हूँ क्योंकि किसी ऐसे वैसे का तो मैं होता नहीं हूँ। क्या बात है। आपको किसी ऐसे वैसी चीज़ से लगाव ही नहीं है जो आपको दुख पहुँचा सके। और ये और भी बड़ी बात है, आपने कहा कि आप लिमिटेड कंज्यूम करते हैं अपने जीवन में, परंतु सीमा का बंधन फील नहीं होता। ये नेचुरल है। और ये मनुष्य का स्वभाव ही है सर। मैं देख रहा था, जो एक पिल्ले आपने देखे होंगे एक वीडियो में, वो जब भी खाना खिलाओ बहुत भाग के आते थे। मैं कल जब रात को घूम रहा था, बहुत सारे बिस्किट पड़े हुए थे पर वो खा नहीं रहे थे, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो एक ही चीज़ क्लियर थी, उनका पेट भरा हुआ था। तो भले बिस्किट पड़े हो कि सोना पड़े हो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो जीवन असली जीवन है जो वो सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। डॉक्टर भारत, हमने एक इनिशिएटिव चालू किया जिसका नाम है द फाइनाइट अर्थ मूवमेंट, सीमित धरती अभियान। धरती सीमित है, इसके सारे संसाधन सीमित है। इस सीमितता को समझना और इस सीमितता को फैलाना, यही हमारा उद्देश्य है। और
ये धरती सीमित तो 8 बिलियन लोगों के लिए, चाहे अमेरिकन हो या अफ्रीकन हो, इंडियन हो, गांव का, शहर का, सबके लिए सीमित है। आप युवाओं को और अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये सत्य को क्यों समझना जरूरी है? देखिए, मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अपने लेवल पे जहाँ पर भी आप हैं, जिस स्थिति में भी आप हैं, हमें ना सबसे पहले इसको आध्यात्म के लें या इसको इस तरह से समझें कि एक सादगी वाला जीवन आपको एक संपूर्णता देगा, आपको एक आत्मनिर्भरता देगा। आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारी बहुत सारी विश लिस्ट है ना, ये बाहर की दुनिया की द्वारा डिक्टेट करी गई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें लाइफ में चाहिए, तो जो भी आप लिस्ट बनाओगे, अगर मेरा दूसरा प्रश्न हो कि अगर बाहर की दुनिया ना हो, अब क्या क्या चीज़ें चाहिए तो आपकी लिस्ट पूरी चेंज हो जाएगी। तो ये क्या अजीब सी बात है ना कि बाहर की दुनिया हमको कहना चाह रही है कि यार तुम ऐसा शर्ट पहनो, ऐसा जूता पहनो, इस कंपनी का पहनो, ऐसी बड़ी कार लो, ऐसा बड़ा घर लो, ऐसा स्विमिंग पूल बनाओ, ये करो। अरे आप खुद सोचो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और आपको सुकून किस चीज़ में मिलता है। शो ऑफ करना, कंपटीशन में जाना, ये ना सिर्फ हमको अवॉइड करना चाहिए, बल्कि हमको यही चीज़ अपने बच्चों को भी सिखाना है। क्योंकि क्या होता है, जब आप अपने बच्चों से कहेंगे पता है उसने कितनी प्रगति कर ली, तो आपका बच्चा सोचेगा अच्छा पापा को यही प्रगति लगती है, तो बच्चा भी फिर आपको खुश करने के लिए उसी प्रगति की होड़ में जाता है। भले ही वो प्रगति बाद में नुकसानदायक हो, वो भले ही प्रगति है ही नहीं हाँ, वो आपको लग रहा है वो प्रगति है, गलत डेफिनेशन है प्रगति की। तो क्या मेरा आप सबसे प्रश्न है कि क्या आपने कभी अपने बच्चों को उनके किसी सादगी वाले स्टेप पर बधाई दी, प्रेरित किया? आपने अपना एग्जाम्पल देकर प्रेरित किया कि यार इस तरह से भी जी सकते हैं, इस तरह से भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। घर में ही बैठ के हम आपस में बातें कर लें, कुछ चिट्ठी लिख के अपने एक दूसरे को दें। इस तरह से कोई छोटे मोटे काम से हम एक दूसरे को खुश कर सकते हैं। क्या ज़रूरी है क्या सेलिब्रेट करने का मतलब बड़ी पार्टी, दारू और ये सब चीज़ें होना, शो ऑफ करना, ये कितना ज़रूरी है क्या? छोटे लेवल पे अपने घर में बैठ के हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं क्या? तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें जो मुझे लगता है पेरेंट्स अगर खुद अपनाएं और अपना उदाहरण देके बच्चों को समझाएं कि तुम्हें बड़ा बनने के लिए बड़ी जॉब और बड़ा बहुत सारा पैसा और बड़ा घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हो तो आपको बाहर की चीज़ें की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है दिखाने के लिए, कंपटीशन के लिए। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी एज अ डॉक्टर कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इवन शॉर्ट टर्म में भी जब आप सुकून में रहते हैं तो आप अच्छी नींद सोते हैं और आप बहुत सारे अननेसेसरी तनाव से बचते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी बचते हैं। तो मुझे लगता है जो थोड़े में खुश है वो महाखुश है। और मुझे बाहर के लोग क्या कहेंगे बस उस चीज़ को छोड़ दीजिए। ये सोशल नॉर्म्स जो है ना, ये ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की हिंसा ना हो, बस उतना ही हम ध्यान रखें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जी अब हम अपनी एनिवर्सरी और बर्थडेज़ पे इस तरह के बैग्स को प्रिंट करके हम लोगों को गिफ्ट करना चाहते हैं, जो जूट के बैग्स हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बहुत सारे कलीग्स अब अपने लंच बॉक्स वगैरह प्लास्टिक की थैलियों में ना लाके इसको यूज़ करते हैं। और उस पर हमने मैसेज डाला है, क्या आज आप मुस्कुराए कि नहीं। और आखिरी में बात ये कहना चाहता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है पर ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या आज आप किसी की मुस्कुराहट का कारण बने कि नहीं। हाँ। कितनी बड़ी बात है। और हम मुस्कुराहट का क्या कारण बन रहे हैं, हम तो मुस्कुराहट लेने का कारण बन रहे हैं। जब भी हम ओवर यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को तो हम मुस्कुराहट ले रहे हैं, आज के नहीं तो फ्यूचर जनरेशन के। बिल्कुल। तो ये जो आप पैसा कमा लेते हैं और सोचते हैं मेरा वाइट मनी है और इसको तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसको तो मैं कैसे भी खर्च कर सकता हूँ, ये तो मैंने टैक्स दिया हुआ पैसा है, ये एक बहुत बड़ा आपका एक हमारी गलतफहमी है। और मुझे इससे डर लगता है क्योंकि जो कपड़ा आपने 2000 रुपये में ख़रीदा है, उस 2000 रुपये में उस प्रकृति का जो नुकसान हुआ जैसे आपने बताया, उसकी कोई भरपाई नहीं होने वाली है। तो ये जो पैसा दम्भ क्रिएट करता है ना कि मेरा पास पैसा है, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। इसलिए भी मैं चाहता हूँ कि लोग बाग अपने ज़रूरत के हिसाब से रहें और ज़रूरत से ज़्यादा ना कमाएं, क्योंकि फिर आपकी इच्छा होती है कि उसको खर्च करो। कितनी बड़ी बात है, मतलब। और ये एक डॉक्टर कह रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जो डॉक्टर भारत हैं, ये शायद बहुत साधारण व्यक्ति लगे होंगे, परंतु ये बहुत असाधारण व्यक्ति है। इन्होंने MBBS किया है, MD किया है,
नेपाल में पहली बार कार्डियक हॉस्पिटल इनके द्वारा खोला गया और नेपाल के जो किंग और क्वीन थे उनके ये कार्डियक स्पेशलिस्ट थे, उनका ध्यान रखते थे। और अभी मेरे ख्याल से 15 साल आप नेपाल में रहे, उसके बाद यहाँ पर आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ। इसके पहले जो भी मेरे साथ गेस्ट होते हैं, चूँकि हमारा मेन उद्देश्य है कि धरती सीमित है, इस सत्य को फैलाना, सभी गेस्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज से कोई एक ऐसा नया संकल्प ले कि इस चीज़ को भी सीमित करेंगे। वैसे आपने इतनी सारी चीज़ें सीमित करके रखी, आपसे क्या पूछूं, पर फिर भी यदि मन में कुछ हो तो आप क्या संकल्प लेना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छी मुहिम है और मैं निरंतर इस चीज़ पे विचार करता रहता हूँ और ढूंढता रहता हूँ कि कहीं से मुझे इस तरह का और आइडिया मिल जाए कि मैं थोड़ा सा और खिसक जाऊँ, कुछ थोड़ा सा और अलग तरह से सोचने लगूँ। तो फिलहाल तो मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पानी से शेव करता हूँ, आप सब भी कर सकते हैं। मैं टूथपेस्ट खुद का बनाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा वॉशरूम में प्लास्टिक का यूज़ हो, तो पाउडर की ज़रूरत नहीं है, परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी जो मेरे मन में ख्याल आ रहा है, जो मैं और एडिशनल चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं जहाँ तक हो सके ड्राइवर का उपयोग ना करूँ और खुद ही, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा ड्राइवर अस्पताल जा रहा है तो वो अस्पताल छोड़ के वापस लौट के आता है, तो अब एक एक्स्ट्रा राउंड हो गया। सही बात। और अगर मैं खुद ही ड्राइव करूँ और तो उसमें ना सुबह और शाम को 2 चक्कर जो हैं, मुझे लगता है ट्रैफिक में मेरी कार का उपयोग कम होगा। आई विल ट्राई टू डू दैट। आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर लोगों के पास लोग इलाज कराने जाते हैं और जब भी इलाज की बात आती है तो दवाइयों की बात आती है, पर आप मेरे ख्याल से एक विचित्र डॉक्टर हैं जो आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनको दवाइयाँ नहीं ले ऐसा ही चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि हमारे यहाँ पर आप जानते हैं जनक पलटा जो सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर काफ़ी काम कर रही हैं, पद्मश्री हैं। तो उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में कहा कि मेरे घर में किसी भी चीज़ का ड्राई वेस्ट नहीं निकलता है सिवाय इन दवाइयों की पन्नियों के, जो डॉक्टर रावत कभी मेरे को जो बीपी की दवाई देते हैं, इसकी जो ये पन्नी निकलती है, दैट इज़ द ओनली ड्राई वेस्ट। तो उन्होंने बड़े सामान्य तरह से कहा था और ये बात मैं जब भी दोहराता हूँ तो वो कहती है, डॉक्टर साहब मैंने आपके लिए कोई उस पर वो नहीं कहा था, लेकिन ना वो बात मुझे डेफिनेटली फील हुई कि यार क्या मैं इनको 2 दवाई की जगह 1 ही दवाई दे सकता था। अब बीपी की दवाई खानी है तो खानी है, पर क्या मैं उसको कम कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ और चीज़ें बता सकता हूँ कि बीपी उनका नेचुरल तरीके से कम हो ताकि दवाइयों का उपयोग कम हो? तो तब से ये जागृति मेरे मन में आई कि जो भी हम दवाइयाँ ले रहे हैं वो भले ही आपको कोई फ्री दे रहा हो या जांचें को लोग बात कहते हैं कि भाई ये फ्री जांच हो रही है हमारी, या फुल पैकेज हो रहा है। अरे फ्री कुछ नहीं है, उसका जो एजेंट लग रहा है, सिरिंज लग रही है, जो भी आपका उस जांच के दौरान जो भी चीज़ यूज़ हो रही है वो सब प्रकृति पे बोझ है। तो अब मेरे प्रयास ये होता है कि जांचें और दवाइयाँ कम से कम लिखी जाए और मैं अपने मरीजों को डूज और डोंट्स ज़्यादा बताना चाहता हूँ कि वैसे भी हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि हम अगर स्वस्थ रहने के तरीके अपनाएं तो आप पर जो मेडिकल खर्च होगा, पैसों का खर्च नहीं, चीज़ों का खर्च, वो घटेगा। जितने आप बीमार होंगे उतना आपके ऊपर प्लास्टिक की बोतलें लग रही हैं, इंजेक्शन लग रहा है, दवाइयाँ लग रही हैं, प्रकृति का बोझ कम, प्रकृति का बोझ। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखने के साधारण तरीके अपनाने चाहिए। इसीलिए हमने ये एक हार्ट क्लब खोला जिसमें अब 20,000 मेंबर्स हो गए और मैं उसमें उसका वो है मोटो, दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के, और सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि जयपुर के अंदर अभी एक सज्जन आए जयपुर सोनी हॉस्पिटल से और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमने इंदौर हार्ट क्लब के बारे में सुना है, हम जयपुर हार्ट क्लब खोलना चाहते हैं। फिर हमने कुछ जूम मीटिंग करी, मैं जयपुर भी गया और 1 फरवरी से जयपुर हार्ट क्लब खुल गया। और इन सब हार्ट क्लब्स का मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में 26 शहरों में इस तरह के हार्ट क्लब्स लोकल लैंग्वेज में खुलें कि हम लोगों को नुस्खे बताएं कि दवाइयों, हल्के फुल्के नुस्खे कि दवाइयों और बीमारियों से कैसे बचें। भगवान से प्रार्थना यही रहेगी कि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, परंतु यदि जाना पड़े तो आपको डॉक्टर भारत जैसे डॉक्टर मिले जो दवाइयाँ ना देने में विश्वास रखते हो। डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया पहल है आपकी और मुझे उम्मीद है कि और सब लोग जो सुन रहे होंगे वो हर शहर में एक हार्ट क्लब खोलेंगे और हल्के फुल्के नुस्खे आपके हैं जरूर जीवन में पालन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे ताकि प्रकृति पर उनका बोझ कम पड़ सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।